नमस्कार। एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जो कि कम उम्र के लोगों को होता है और साथ ही जॉइंट्स खास करके रीढ़ की हड्डी को ज्यादा अफेक्ट करता है। बैक पेन एक कॉमन सिम्टम्स है इस बीमारी का। तो इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं, जांच कैसे करवाते हैं, इलाज क्या होता है और घर पे इसका कैसे इलाज कर सकते हैं, इन सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ये एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें फ्यूजन हो जाता है, जिसके चलते जो रीढ़ की हड्डी का जो लचीलापन होता है, झुकने में स्टिफनेस या अकड़न महसूस होती है और दर्द होता है। इसके अलावा पाँव की जो टखना जो होता है, हील जो होता है, वहां पे दर्द करता है, छाती में भी दर्द करता है और साथ ही साथ आंखों में भी लालीपन जैसा आ सकता है। चमड़े पे सोरियासिस भी कॉमनली इस बीमारी के साथ देखे जाते हैं। तो आखिर एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता क्या है? बेसिकली ये इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस होता है जो कि लो बैक पेन के साथ प्रेजेंट करता है। इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस का मतलब ये होता है कि वैसा गठिया जो रेस्ट के बाद दर्द जिसमें बढ़ जाता हो और काम करने से दर्द उसका गठ कम हो जाता है। तो ये गठिया थोड़ा अलग तरह का होता है। जब आप सुबह सो के उठते हो तो ज्यादा दर्द और जकड़न महसूस होती है, वहीं काम करने के बाद इसमें दर्द कम हो जाता है। और ये बीमारी 45 साल से कम उम्र में शुरू होती है और इसको देखने के लिए एक्सरे या एमआरआई की जांच करवाई जाती है और ये दूसरे अर्थराइटिस से थोड़ा अलग होता है। अब हम जानेंगे इसके लक्षण क्या होते हैं। अगर आपको लो बैक पेन हो, आगे झुकने में बेंड करने में अकड़न महसूस होती हो, दर्द होता हो, साथ ही साथ बुखार भी हो सकता है, सुस्ती कमजोरी भी हो सकता है, आपके जॉ में भी दर्द हो सकता है, छाती का जो रिव केज होता है उसमें दर्द हो सकता है, बैक पेन तो रहता ही है लेकिन पेट के भी लक्षण आ सकते हैं, जैसे लूज मोशन होना या पेट फूलना। और खासकर जो इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस में मैंने बताया कि दर्द जो है वह काम करने पे, एक्सरसाइज करने पे कम हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप रेस्ट करोगे फिर उसके बाद वो दर्द बढ़ जाएगा। इसके अलावा चमड़े में सोरियासिस भी आते हैं और बटक पेन होता है, हिप्स में कभी दाहिने कभी बाएं साइड में अल्टरनेटिंग बटक पेन इसके कॉमन लक्षण होते हैं। साथ ही साथ हील पेन भी देखा जाता है। तो अगर ये सब लक्षण आते हैं तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। तो जिनको एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होते हैं उनको साथ साथ ये दिक्कतें भी हो सकती हैं, जैसे कि डिप्रेशन हो सकता है, बहुत ही ज्यादा उदासी हो सकती है, सुस्ती कमजोरी देखने को मिलता है, आंखों की बीमारी जिसे यूवियाइटिस कहते हैं वो भी देखने को मिल सकता है, हार्ट की भी बीमारियां साथ में हो सकती हैं। जो आपका जो रीढ़ का हड्डी है उसमें रीढ़ की हड्डी एक दूसरे से फ्यूज कर जाते हैं, जिसके चलते आप आगे की तरफ झुक जाते हो, स्ट्रेट खड़े नहीं हो पाते हो। पेट में सूजन जिसे इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज कहते हैं, आंतों का ये सूजन की बीमारी होती है, चमड़े की बीमारी जिसे सोरियासिस कहा जाता है, और हड्डियों की कमजोरी जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है, एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के साथ देखा जाता है। अब जानेंगे कि आखिर इस बीमारी की डायग्नोसिस कैसे होती है, कब हम कहेंगे पेशेंट को एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। तो इसके लिए 3 महीने से ज्यादा बैक पेन होना चाहिए और उम्र 45 साल से कम होना चाहिए। अगर बैक पेन आपको 3 महीने से ज्यादा है और उम्र 45 साल से कम है तो हम लोग इसके लिए कुछ जांच करवाते हैं, और जांच या तो एक्सरे या एमआरआई, एल स्पाइन विद सैक्रोइलियक जॉइंट होता है वो करवा के देखते हैं। उसमें सैक्रोइलियाइटिस के फीचर अगर एक्सरे पे या एमआरआई पे मिलते हैं या खून की जांच में HLA-B27 टेस्ट पॉजिटिव आता है तो कुछ लक्षण है जो इसमें पॉजिटिव आना चाहिए, जैसे कि इन्फ्लामेटरी बैक पेन या जॉइंट्स के जो हाथ पांव के जो जॉइंट्स है उसमें दर्द होना, हील में पेन होना, फैमिली हिस्ट्री है स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस की जिसमें बैक पेन होता है, दर्द की दवा से दर्द कम का हो जाना, आंखों में लालीपन का आना, चमड़े की बीमारी जिसे सोरियासिस कहते हैं वो साथ में होना, या इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज होना। अगर इन सब जांच के साथ जैसे कि एक्सरे एमआरआई में सैक्रोइलियाइटिस के मिलने के साथ ये सब लक्षण आते हैं तो ये बीमारी को हम पॉजिटिव मानते हैं कि हाँ आपको एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। सिर्फ HLA-B27 पॉजिटिव हो जाने से बीमारी का पता नहीं चलता। HLA-B27 अगर पॉजिटिव है उसके साथ में अगर दो और फीचर हैं, जैसे कि बैक पेन या हील में पेन या दर्द की दवाओं से दर्द का कम होना, चमड़े का दिक्कत, तो ये क्राइटेरिया में ये बीमारी अगर फिट आती है तो ही हम इसे एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। अब बात करते हैं कि इसके इलाज को लेकर।
तो इसके इलाज में जो सबसे फर्स्ट लाइन थेरेपी होता है वो होता है एक्सरसाइज, आपको इसकी बीमारी के बारे में बताना, और आपको नॉन फार्माकोलॉजिकल जो इंटरवेंशन होते हैं जैसे योगा हो गया, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी हो गया, वो सब करना है। इसके अलावा जो दर्द की दवाइयाँ जो होती हैं, एनेस्थेटिक्स होते हैं, वो इसमें काफ़ी अच्छा काम करते हैं। इसके अलावा डिजीज मॉडिफाइंग जो एंटी रूमेटिक ड्रग्स होते हैं जिसमें सल्फासालाजीन है, मेथोट्रेक्सेट है, लोकल स्टेरॉइड्स है, ये भी इसमें काफ़ी अच्छा काम करते हैं। अगर इन दवाओं से फ़ायदा नहीं होता है तो इसके लिए कुछ नई दवाइयाँ भी आई हुई हैं जिसमें TNF अल्फा अल्फा ब्लॉकर्स, IL-17 ब्लॉकर्स हैं। इसके अलावा कुछ सर्जरी भी हैं जो इसमें किए जाते हैं, और दर्द की दवाइयों का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। जो डॉक्टर आपकी बीमारी के स्टेज को देखते हुए बीमारी कितना ज़्यादा है उसके हिसाब से आपको दवाइयाँ दी जा सकती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस अगर है, अगर हड्डियाँ कमज़ोर हैं तो हड्डियाँ मजबूत करने के लिए भी कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं। आपकी हड्डियों का स्ट्रेंथ चेक करने के लिए डेक्सा स्कैन की भी जरूरत पड़ती है। ब्लड की भी जांच करके देखी जाती है, इसमें CRP कितना बढ़ा हुआ है, और एक्सरे या MRI की भी जांच करके देखी जाती है जिसके बीमारी का सिवियरिटी का पता चलता है। ये सारे कुछ एक्सरसाइज हैं जो आप कर सकते हैं जिससे आपको फायदा महसूस हो सकता है। इसके अलावा सूर्य नमस्कार है जो कि एक फॉरवर्ड बेंडिंग बैकवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं, जिसमें आपको जो आपकी जो हड्डियां जो है ना जिसमें अकड़न आ रही है वो अकड़न कम होगा। इसके अलावा कुछ और एक्सरसाइजेस बताए गए हैं जैसे आप जो आप लेट के कर सकते हैं, इससे आपके जो कमर में जो दर्द है वो दर्द धीरे धीरे कम हो सकता है। ये एक्सरसाइजेस आप डेली सुबह शाम कर सकते हैं। ये एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या किसी भी लो बैक पेन में काफ़ी फायदेमंद रहते हैं। ये एक्सरसाइजेस आपको प्रत्येक दिन करने हैं, और साथ ही साथ जिस बीमारी का जो स्टेज है, जितनी गंभीर बीमारी है, उसके लिए आप इसके लिए दवाई भी ले सकते हैं। दवाइयों से काफ़ी फायदा होता है, और ये बीमारी बहुत ही जल्दी दवाइयों से कंट्रोल की जा सकती है। काफ़ी पेशेंट्स कुछ दिनों के बाद बिना दवाई के भी नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं। थैंक यू।